सभी को नमस्ते। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और आज के लिए जो अपना विषय रखने का दिन निर्धारित है वो वंशिका का है। तो वंशिका, आपका हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है कि आप अपना विषय हम सबके सामने प्रस्तुत करें। और बाकी सबसे निवेदन है कि वो बड़े ध्यान से वंशिका की बातों को सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उनके जो भी अच्छे पक्ष हैं या वो पक्ष जिन पर उनको काम करना चाहिए आप उनको लिखते रहेंगे और इनकी स्पीच के बाद में जो समीक्षा होगी उसमें आप अच्छे से इन्हें समझाएंगे। तो वंशिका के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छे से अपने विषय को हम सबके सामने प्रस्तुत करें बढ़िया से, और बहुत सारा आशीर्वाद है कि आप बहुत बेहतर करें हम सबके सामने। वंशिका, आइए। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। गुरुजी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो आज का मेरा टॉपिक है कि पढ़ाई के साथ खेल का महत्व। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अब स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो मैं बस उसी पर ही जो मेरा मानना है या जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, बस वही आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो आजकल सभी जो आज का युग है, जो आज का जो स्टूडेंट है, हम भी हैं उसमें ही। तो वो चाहता है कि उसके अच्छे नंबर आए और वो एक बड़ा आदमी बने, पढ़ा लिखा व्यक्ति बने, वो पढ़ाई में अच्छा हो और बड़ा होके वो बिजनेसमैन बने, टीचर बने। तो वो उसके लिए दिन रात पढ़ाई करता है। तो मेरा दो क्वेश्चंस हैं, मतलब अपने से ही, कि क्या केवल पढ़ाई ही जीवन के लिए जरूरी है, या बिना, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बिना उसके भी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? तो बस मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर बताना चाहूंगी आप सभी को। जो शिक्षा है और खेल, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे एक शिक्षा होती है, मतलब एक बाइक होती है, उसमें दो टायर होते हैं। अगर वो दोनों सही हो, दोनों सही तरीके से चले, दोनों अच्छे हों, तो तभी तो बाइक आगे चल पाएगी। तो ऐसे ही शिक्षा और खेल दोनों ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेल खेल क्या होता है? खेल एक, जैसे हम किसी मैदान में खेल रहे हैं, डॉज बॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, ये सब गेम्स होते हैं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि फोन में गेम्स खेलते हैं, कभी फ्री फायर, पबजी, ये सब खेलते रहते हैं। तो वो भी गेम है फोन में, सिर्फ वो इंडोर गेम्स है, लेकिन हमारे जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं, क्योंकि उसमें हम भाग दौड़ करते हैं। तो उससे, और पढ़ाई का जो महत्व होता है वो भी अपना बहुत अच्छा होता है। हमें इतनी ज्ञान देती है, हमें सही गलत समझाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हमारा भविष्य अच्छा करती है कि हम आगे चल के पैसे कमा सके, एक अच्छा आदमी बन सके। तो पढ़ाई जो है हमारी जब सफल हो पाएगी जब हमारा शरीर, मन स्वस्थ होगा। तो खेल जो गेम्स होते हैं वो हमें, हमारा जो शरीर है, हमें अंदर से बाहर से मजबूत बनाते हैं। हमारे जो अ, बीमारियां होती है उनसे भी हमें दूर करते हैं, मोटापा भी कम करते हैं, हमारी जो हड्डियां और मांसपेशियां होती है उन्हें ताकत देते हैं। अगर हम खेलेंगे नहीं, घर में पढ़ेंगे, पढ़ाई करके पढ़ाई की, सो गए, खाया पिया लेट गए, तो हम मजबूत कैसे बनेंगे? ना ही हम कुछ काम करेंगे, सिर्फ पढ़ा लेटे, पढ़ाई करी, लेट गए, खाना खाया, सो गए, उठे, पढ़ाई करी, तो ऐसे कैसे होगा? हम ऐसे मजबूत नहीं बन पाएंगे ना। ना कुछ सामान बाहरी उठाएंगे, ना भागेंगे, और ऐसे ही इससे हमारे रोग पैदा होंगे, क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो। और हम मोटे तो होंगे ही।
और एक बच्चा था, वो मतलब एक छोटा सा बच्चा था जो 9th क्लास में था, और वो क्या करता था, मतलब वो उसके ना अच्छे नंबर नहीं आते थे, वो पढ़ता भी नहीं था, बहुत कम पढ़ता था। तो वो क्योंकि पूरा दिन गेम्स खेलता रहता था, तो उसने क्या किया, वो अब गेम बहुत कम खेलता है, तो उसने ना एकेडमी ज्वाइन कर ली क्रिकेट की। तो वो 2 घंटे उसमें खेलता है, क्योंकि अब क्या होता है, गेम से ना हमारा फोकस बढ़ता है किसी चीज पर, हमारी एकाग्रता बढ़ती है गेम, कोई गेम खेलने से, फोन वाला नहीं, जो बाहर गेम्स होते हैं मैदान में भागा दौड़ी वाले। तो जब वो फिर उसने गेम्स स्टार्ट करे, तो उसके बाद वो वहां से आता, खुश रहता, तो उसके बाद वो आके जब पढ़ता, उसका मन लगता था पढ़ाई में, पहले उसका मन भी नहीं करता था। तो अब उसके नंबर भी मतलब अच्छे आते हैं, पढ़ाई में भी वो अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले वो एकाग्र नहीं था, तो फिर इसीलिए पढ़ा जो गेम है, गेम का और एकाग्रता, ये भी दोनों मिले हुए हैं। अगर अगर हम खेलेंगे, हमारा दिमाग तेज होगा, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम अच्छे से कर रहे हैं कोई काम या नहीं। जैसे कि हम हमारे स्कूल में गेम्स होते हैं, खो खो, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैठते हैं तो हम थोड़ा सोचते हैं कि यार इधर से भाग पकड़ लेंगे तो इधर से ये हो जाएगा, तो ऐसे हमारा ध्यान बढ़ता है। तो क्या आप लोग भी बाहर गेम्स खेलते हैं, घर के बाहर, या सिर्फ फोन में ही खेलते हैं? और शिवम नहीं खेलते बाहर? जी। तो खेल जो है हमारे, जो गेम्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि गेम्स हमें अनुशासन सिखाती है, हमारा जो टाइम है उसकी भी कदर करना सिखाती है हमें, हार जीत में बिल्कुल इक्वल रहना, कि हम ज्यादा उछले ना, अगर जीत गए, अगर हार गए तो ज्यादा रोए ना। क्योंकि जैसे कि टाइम टाइम जैसे हमारे स्कूल में गेम्स होता है डॉज बॉल, तो उसमें क्या होता है, डॉज बॉल गेम में कि टाइम होता है कि इतने बच्चों को इतने टाइम में आउट करना है, तो हमारा ध्यान टाइम पे रहता है कि भाई इतने टाइम पे हमें इन बच्चों को आउट करना है। बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनमें हमें टाइम की, जो टाइम का है उसकी वैल्यू हो जाती है। और हार जीत हमें हार में भी मजबूत बनना सिखाती है गेम्स में। पर ये नहीं है कि अगर हम हार गए तो हमें उससे डरना डरना चाहिए कि हम हार गए, अगली बारी नहीं खेलेंगे, उससे हमें सीखना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं आजकल के, वो बोलते हैं कि खेलोगे तो खेलोगे तो पढ़ाई कब करोगे, खेलोगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो लेकिन हमें उन्हें समझाना चाहिए कि हम खेलेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे, ये नहीं है कि हम पूरा पूरा दिन खेल रहे हैं, हम थोड़ा खेलेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे टाइम से, हम दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। और हमारे जो आजकल स्कूल में भी ये गेम्स पीरियड होता है स्कूल में, कि छोटे बच्चे भी खेलेंगे और बड़े बच्चे भी, सबके अलग अलग होते हैं। और जैसे आजकल आजकल तो वैसे कोई मना नहीं करता है बड़ों को भी खेलने के लिए, वैसे कुछ कुछ जैसे कोई अच्छे लोग भी है तो बुरे भी है, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो बाहर जैसे खेलते हैं आप लोग भी, जैसे हम भी, गुरुजी भी खेलते होंगे तो उन्हें बोलते होंगे कि इतना बड़ा हो गया कोई खेलता है, ऐसा होता है ऐसे मेरे को तो बहुत कहते हैं कि इतने बड़े हो गए खेल रही है बच्चों के साथ। तो हमें ऐसा नहीं होता, खेल की कोई मतलब कि कोई भी इंसान कुछ भी गेम खेल सकता है, ये नहीं है कि छोटा बच्चा ही गेम खेलेगा, लेकिन अच्छा गेम होना चाहिए जिसमें भागा दौड़ी हो, हमारे जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे। और ये नहीं है गेम से सिर्फ नुकसान ही होते हैं, हम गेम से, अगर हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसमें भी तो जीत सकते हैं। जैसे मैं खो खो में अच्छी हूँ, तो मैं खो खो में पार्टिसिपेट करूंगी तो मुझे ट्रॉफी भी मिलेगी, बहुत सारे इनाम भी होते हैं, वो भी एक अलग ही खुशी होती है उन सब चीजों को करके। तो
आजकल तो सब लोग मतलब पेरेंट्स गेम अगर कोई बोल दे मैं गेम खेल रहा हूँ या गेम खेलने जा रही हूँ तो वो गेम के नाम पे ही सोचते हैं कि वो फोन में खेल रहा होगा या फोन की बात, तो इसलिए वो मना कर देते हैं कि कौन सा गेम, फोन वाला नहीं खेलना। फिर उन्हें तो हमें बाहर भी और गेम्स हमें ये भी सिखाते हैं जो हमारा चरित्र है वो भी निर्माण करते हैं, हमें ईमानदारी सिखाते हैं और धैर्य भी सिखाते हैं कि हमें थोड़ा धैर्य रहना चाहिए। अगर कोई कुछ जैसे गेम्स खेलते हैं लुका छुपी वगैरह, तो उसमें लुका अगर हम छुप रहे हैं छुपन छुपाई, तो उसमें ऐसा होता है कि हमने एक को पकड़ लिया तो वो ईमान क्या होता है वो कि वो रहता है कि हाँ मैं पकड़ा गया उस तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें पढ़ाई हमें फल बनाती है और खेल से हमें हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है। बस यही। जी बिटिया, ठीक है। सभी लोग टाइम नोट करेंगे। तो चलिए समीक्षा शुरू करते हैं। शिवम, आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते। और आपका टॉपिक का नाम भी बहुत अच्छा था, मतलब आपने जिस टॉपिक के ऊपर बोला पढ़ाई के साथ खेल का महत्व, वो भी अच्छा था। और आपने टाइम मैनेजमेंट भी 10 मिनट किया, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब आप थोड़ा सा और बोल सकती थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला 10 मिनट भी। और आप जब कह रही थी कि बाहर खेलना चाहिए, तो मैं उस टाइम थम्स अप का बटन टीप रहा था, मैं टिपा ही नहीं रहा था। लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला और आपका जो स्पीड था बोलने का वो भी ठीक था। मतलब ना एकदम तेज बोल पा रही थी ना एकदम धीरे, आप एकदम नॉर्मल ही बोल रही थी जैसे बोलते हैं। और आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे तो कुछ कमियां दिखी नहीं। बस, धन्यवाद। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। कमियां आपने आपका ध्यान नहीं होगा यहाँ पर, या तो कमियां तो बहुत है मेरी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशी, आप बोलिए। जी, सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो वंशिका आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक और स्पीच देने के लिए। आपके टॉपिक से शुरू करते हैं। मतलब टॉपिक इस बार का बहुत अच्छा था। आप नॉर्मली जैसे फ्लड या ऐसे ऐसे टॉपिक लाते थे, इस पर आपने कुछ अलग लाया तो बहुत अच्छी बात थी। और ये टॉपिक हम सभी के लिए, मतलब हम बच्चे हैं तो अभी हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि अभी हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो बीच बीच में हमें खेलना भी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को भी बनाना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य के लिए पढ़ाई तो काम आएगा ही, लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो इतनी पढ़ाई करने का भी कोई लाभ ही नहीं होगा। मतलब मेरे घर पे मेरे पिताश्री एक एग्जाम्पल देते रहते हैं अनंत अंबानी का, कि मतलब वो इतने अमीर हैं और पढ़ाई भी उन्होंने शायद काफी की है होगी, मतलब की है, लेकिन फिर भी इतने पैसा होने के बाद भी वो मतलब बीमार रहते हैं और उनके बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। तो स्वास्थ्य होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर आपने बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए थे जैसे गाड़ी का, कि पढ़ाई और स्वास्थ्य के बीच में संतुलन होना चाहिए, ना हम एकदम खेल कूद पर ही ध्यान दें। मतलब अगर उसमें हमारी रुचि ज्यादा है तब ठीक है, लेकिन दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए। फिर आपने कई सारे एडवांटेज भी बताए थे कि हमें धैर्य सिखाता है, फिर हार जीत में हमें सहायता करता है कि अगर हम हारे तो हमें ज्यादा दुख ना हो, और बल्कि हम और प्रयास करें कि अगली बार हम जीत सकें, ये भी हमें सिखाता है।
फिर आपने ये भी बताया था कि और सारी चीज मतलब धैर्य, फिर और सारे जो वैल्यूज होते हैं वो सिखाता है। तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। अब जिन पॉइंट्स पर आप थोड़ा और बेहतर कर सकती हैं, सबसे पहला तो आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, वो टाइम का है। मतलब 10 मिनट अच्छा टाइम है, लेकिन हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो हम सभी आशा करते हैं कि आप अगली बार थोड़ा और बोल पाए, क्योंकि आपके हिसाब से 10 मिनट बहुत कम था। शायद पिछली बार आपने इससे ज्यादा बोला था, मुझे याद आ रहा है 12 मिनट के आसपास आपने बोला था। तो कम हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है, बढ़ना चाहिए। तो आप अगली बार इस पर काम कीजिएगा। फिर अगर आप अपने स्पीच को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करेंगी तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपकी स्पीच में ऐसा लग रहा था कोई भी पॉइंट कहीं से भी आ जा रहा है। तो अगर उसे थोड़ा ऑर्डर में करेंगी आप, तो आपका स्पीच बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी जो बोलने की शैली है वो तो अच्छी है, लेकिन बस थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपने सिर्फ 10 मिनट बोला, तो उसमें अगर आप, जैसे खेल के बारे में था, तो आप और लोगों के एग्जाम्पल भी दे सकते थे, जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के। मैंने कुछ सालों पहले कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि जो क्रिकेटर है विराट कोहली, उनके स्कूल में बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना करियर खेल में ही बना लिया। तो आप विराट कोहली या और भी किसी भी खिलाड़ी का एग्जाम्पल दे सकती थी। फिर आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकती थी कि करियर को लेकर भी हम खेल को रख सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। तो यही सब कुछ आप पॉइंट्स अगर और बोल सकती थी तो बहुत अच्छा होता। यही अगर आप थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देंगी तो ये सब पॉइंट्स भी आ जाएंगे, तो फिर आपका स्पीच बहुत अच्छा हो सकता है। अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो भी पॉइंट्स हम सभी लोग आपको बता रहे हैं या बताएंगे, आप उस पर काम कीजिए, और अगली बार हम सभी चाहते हैं कि आपका स्पीच और अच्छा हो जाए। धन्यवाद। जी आशी, आपको ढेर सारा धन्यवाद। और मैं घर से इतना सब कुछ तैयार करके लाई थी कि मैंने घर में बैठ के 35 मिनट तक बोला था शीशे के सामने खड़े होके, और मैं यहाँ पे 10 मिनट बोल पाई हूँ। मैं पॉइंट्स भी लिखे थे, लेकिन पॉइंट लिख देती हूँ लेकिन आगे की बात भूल जाती हूँ कि क्या थी, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। और अगर मैं वो आगे का लिखती हूँ तो फिर मेरा ध्यान उस पर ही जाता है, तो मैं ढंग से कर नहीं पाती, इसलिए मैंने लिखा नहीं। और आपने बोला कि जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं जितने भी आप लोग मतलब मेरी कमियां हैं मैं उन्हें सुधारूं। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है वंशिका, बहुत बढ़िया। आराध्या, आप बोलिए बिटिया। नमस्ते आप सभी को। वंशिका, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी स्पीच रखी और इस बार बहुत ही अच्छी स्पीच रखी। मैं सबसे पहले आपके टॉपिक से शुरुआत करना चाहूंगी। आपने टॉपिक बहुत ही अच्छा चूज किया, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो या तो बस फोन के गेम्स को देखती है, ये तो हमारी बहुत सारी जनरेशन हो जाती है कि मतलब आजकल के और भी बच्चे हैं कि वो ज्यादातर पढ़ाई में ही डूब जाते हैं। मतलब ऐसा कोई मिडिल का बच्चा नहीं दिखता जिसका दोनों में इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने जितने बच्चे देखे हैं, या तो कुछ ज्यादा गेम में कि हम नहीं पढ़ाई कर रहे, बस हम गेम ही खेलना पसंद करेंगे, और या फिर बस हमें पढ़ाई करना पसंद है, गेम खेल के तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब कोई मिडिल का बच्चा दिखता ही नहीं है कि जो बोले मेरे को गेम भी पसंद है और ऐसा पढ़ाई करना भी पसंद है। तो आपने आज ये टॉपिक रखा कि हमारी शिक्षा में खेल का महत्व क्या है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा और आपने उस पर बोला भी बहुत सही। लेकिन वही बात, आपको भी पता है, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे आपने जितना बोला, और हमने जितना सुना हम भी उससे पूरे संतुष्ट नहीं है। लेकिन तभी मैं भी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं आपको भी वो बताऊंगी।
आपने जैसे अपने टॉपिक रखने की, जैसे हर बार आपकी जो बोलने की शैली है, वो तो हम सबको ही पता है आपकी कितनी मधुर शैली आती है, एकदम ऐसे फ्रेंडली आता है। आज की जो आपकी वो स्पीच जो लग रही थी, वो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली, कि एक हमारा फ्रेंड हमें कुछ बात बता रहा है या कोई स्टोरी बता रहा है, पूरे इस तरीके के एक्सप्लेन करने का लग रहा था। तो इतनी फ्रेंडली, जैसे मेरे को भी, मैं जब भी मैं कोई स्पीच बोलती हूँ, मेरे को बोला जाता है कि आपकी स्पीच में बड़ा उपदेश आ जाता है। वो मुझे पता है कि वो मैं बीच बीच में थोड़ा, पता नहीं, वो मेरे अंदर से खुद से ही निकल जाता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा एक फ्रेंडली वे रखूं। तो मेरे को आपसे आपसे सीखने को मिला कि अपनी फ्रेंडली टोन कैसे रखता है, कि भले ही चाहे हमारे सामने वाला कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा है, उसको वो एकदम प्यारा सा लगे कि कितने प्यार से समझा रही है। तो आपका जो आज बोलने की वो शैली थी, वो बहुत ही अच्छी थी। और मेरे को एक और पॉइंट पे काम करने को बोला जाता है कि मैं अपना हर एक पॉइंट रखने के बाद तुरंत दूसरा पॉइंट शुरू कर देती हूँ। जो ट्रांजिशन गैप होता है, वो सही नहीं होता। और जब भी बात मेरे को आशी ने बताई थी, और उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आई थी कि ट्रांजिशन गैप किस तरीके से, लेकिन जब आज आपने बोला और अपना दूसरा पॉइंट रखने में जो आप रुके थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए, मुझे उसमें पता चला, अच्छा इसलिए आप बोलते थे कि ऐसा अपना नेक्स्ट पॉइंट रखने के लिए बीच में 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएँ, जो आपने बोला फिर हम उसके बारे में सोच सकें। वो मेरे को आज समझ में आया कि जैसे आज जब भी आज बोलने के बाद अपना एक पॉइंट रखने के बाद रुक रहे थे, तब मेरे को समझ में आया। और मैं उस टाइम पर सोच भी रही थी कि इन्होंने इस पॉइंट में ये बोला, मेरे को ये अब आगे इनको बताना है। तो उस टाइम पे मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये बात मेरे को बताई जाती थी। तो उसके लिए भी आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपने मेरे को वो बात समझानी, वो आप बात आपने मुझे समझाई। भले चाहे वो थोड़ा इनडायरेक्टली वे हो गया, लेकिन तब भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। फिर अभी मैं आपकी स्पीच के अंदर आती हूँ, जो आपने बोला जितना भी, वो तो बहुत ही सही बोला। और जैसा कि आपको भी आशी ने बता ही दिया कि वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था। आप अगर उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बोलते, कि ऐसे कोई पॉइंट सा लेके कि पहले हमने ये वाला पॉइंट बोला, फिर इसके बारे में बोला, फिर इन दोनों के साथ में एडवांटेज बोले, अगर आप थोड़ा ऐसा करके बोलते, तो शायद टाइम आपका थोड़ा और बढ़ जाता, मतलब और आगे तक टाइम आपका इंक्रीज हो जाता। तो मैं आपके टॉपिक से बोलना स्टार्ट करूंगी। जैसे आपने, जब आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, तब आपने बोला कि हम जो बच्चे हैं, लाइक हम हम सभी बच्चे बड़े होकर कुछ पढ़ पढ़ के बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन और टीचर। आपने ये दो शब्द बोले, और कि हम बस ये बनना चाहते हैं। आपका वहाँ पे वो जो बस था, वो थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि हम सबके प्रोफेशन हमने अलग अलग सोच रखे हैं। जैसे आशी ने भी कुछ अलग सोच रखा होगा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। भले चाहे आपने टीचर या थोड़ा बिजनेसमैन का सोच रखा होगा, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका जो बस था, अगर आप उसको बस ना बोलते कि हम सब ऐसे कुछ पढ़कर बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसे बोलते, तो सामने वाले के अंदर ये थॉट नहीं आता कि मैं तो ये नहीं बनना चाहती, इसने मेरा प्रोफेशन क्यों नहीं डाला। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसमें अगर आपने डॉक्टर नहीं मेंशन किया था, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत ये आएगा कि इसने डॉक्टर क्यों नहीं मेंशन किया, या इसमें बस बोल के क्यों खत्म कर दिया। सभी थोड़ी बिजनेस और मैं टीचर बनना चाहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे वो बस हटा देते, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता सामने वाले के। लेकिन भले ही मुझे पता है आप आगे बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, अपने सेंटेंस को बहुत अच्छे से बोलेंगे। तो आपकी पहली गलती मैंने थोड़ी नोटिस करी थी। फिर आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि शिक्षा और जो खेल है, वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं हमारी लाइफ में, कैसा इम्पैक्ट डालता है। कि अगर शिक्षा एक बाइक है और खेल उसका इंसान है, कि अगर वो ऐसे, जब तक वो खेलेगा नहीं तो उसकी शिक्षा चलेगी नहीं, यानी उसकी बाइक चलेगी नहीं। तो आपने जिस एग्जाम्पल से वो हमें समझाया, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया था। मेरे को वो एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे ही समझ में आया, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बता रही हूँ। वो अभी तो मेरे को पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद कि आपने किस तरीके से समझाया था, क्योंकि भूल जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आपका हर एक टॉपिक में क्या होता है, मैं आपके टॉपिक से थोड़ा हट जाती हूँ, बिल्कुल भी जुड़ कर नहीं रह पाती। लेकिन आज पता नहीं कैसे, भले चाहे
आपका अनऑर्गेनाइज था, लेकिन तब भी मैं आपके टॉपिक से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी। मेरा एक सेकंड के लिए भी ध्यान मतलब गया वैसे तो इधर उधर, लेकिन मैं आपकी बोलने की मतलब जो सुनने का वो था, मेरा कान नहीं हटे। जैसे होता है ना कि नजरें हट गई लेकिन कान नहीं हटे, बिल्कुल पूरा वैसे रहा आज के स्पीच में। तो अच्छा, आपने जो हम सबको कनेक्टेड रखा वो भी बहुत अच्छा था। बीच में आपने हमसे पूछा भी था कि आप लोग बाहर गेम खेलते हैं या नहीं, तो आपने जो हमसे बीच में से क्वेश्चन करा वैसे तो वो एक बार ही था, लेकिन अगर आप थोड़ा बार बार करते तो वो क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा सही रहते। अब ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी जो स्पीच थी वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई थी कि कहीं का भी पॉइंट कहीं पे भी आ जा रहा था, क्योंकि आपने बहुत सारी जो शिक्षा और जो खेल का महत्व था वो आपने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि वो हमारे शरीर खेल जो है हमें फिट रखता है, हमारा माइंड काल्म रखता है, हमें शांति प्रदान करता है। और वो आपने एंड में भी आकर बताया, तो ऐसा लग रहा था कि आपके पास पॉइंट्स खत्म हो गए, अब आप उसको ही रिपीट कर रहे हो। तो अगर आप उसको थोड़ा और अच्छे से सुधारें, कि हम पॉइंट को रिपीट भी कर दें लेकिन तब भी वो ऐसा ना लगे कि हम आउट ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो अगर आप ऐसा सही करेंगे तो अपनी हमारी स्पीच बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो आपको बहुत ही सारा अच्छा अच्छा आया, आपने बहुत सही से समझाया। और बीच बीच में जो आपकी हर एक बार मिस्टेक आती है कि आप बहुत बार जैसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। हमने आपको पिछली बार भी आपकी 3 से 4 स्पीच हो गई है, वैसे तो पहले बहुत हुई थी, लेकिन अभी जब से हमने दोबारा ये प्रक्रिया स्टार्ट करी है तब से भी लेकर अब तक देखे तो आपकी 3 से 4 हो गई है, और उन सारी स्पीचेस में आपकी ये मिस्टेक जरूर आई है। तो मुझे ये देखकर बड़ा ही थोड़ा अफसोस सा हो रहा है कि आप हमारे इतना बताने पर भी अपनी इस गलती पर थोड़ा काम नहीं कर रहे, पर मुझे आशा है आप जरूर करेंगे, क्योंकि होता है हमारी जो बहुत सारी आदतें होती हैं वो जाती जाते ही जाती हैं। तो लेकिन आप इस पर बहुत कोशिश करें। और जैसा आपने बोला कि मैंने शीशे के सामने जब आशी ने आपकी समीक्षा करी थी, कि मैंने जब शीशे के सामने बोला तो वो मेरा 35 मिनट हो गया था, और जब मैंने यहाँ पे बोला तो वो बस 10 मिनट ही था। तो इसका मैं आपको थोड़ा मतलब सॉल्यूशन से देना चाहूंगी जो मेरे को बड़ी हेल्प करता है, शायद आपके भी थोड़ी हेल्प कर दे। जब भी आप अपना थोड़ा ऐसा टॉपिक रखें, मतलब ऐसा शीशे के सामने बोल के आपने सुनाया, वो तो आपने बहुत ही अच्छी करी कि आपने पहले खुद को ही समझा दिया, लेकिन आप अगर उसको रिकॉर्ड कर ले फिर उसको सुने और उसमें फिर अपनी खुद से गलती निकाले, तो होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम तो रहता ही है, और आप इसमें अगर अपनी ऐसी सारी मिस्टेक करते करते निकाल लें, तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा रोज 5 मिनट भी ऐसे प्रैक्टिस करें अपनी स्पीच की, तो आप यहाँ पर कम से कम 20 मिनट तो आराम से बोल सकते हैं। भले चाहे 25-30 मिनट ना जाए, लेकिन 20 मिनट बहुत ही आराम से हो जाएगा। और आपने जैसे पिछली बार 12 मिनट बोला था, लेकिन इस बार वो 10 मिनट हो गया। भले चाहे आपने 2 मिनट ही कम करे अपनी स्पीच के, लेकिन ये तब भी बड़े ही अफसोस की बात है कि आप अपना टाइम बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि कम कर रहे हैं। और इसमें भी अगर 10 मिनट देखा जाए तो हमने बस लगभग का अनुमान लगाया है। वैसे तो आप बीच में बार बार रुक भी जा रहे थे, आपकी एक बार आवाज भी थोड़ी चली गई थी, नेटवर्क इशू हो गया था शायद। तो अगर आप उस पर भी मतलब जैसे बीच बीच में भी रुक रहे थे, तो मैंने मोटा मोटा ये अनुमान लगाया कि आपने 10 मिनट बोला, वैसे तो ये 9 मिनट ही लिया जाएगा, लेकिन हमें आशा रहेगी कि आप इसको बढ़ाएं। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। और वो जो एग्जाम्पल था वो ये था कि जैसे शिक्षा और गेम खेल के बारे में, जैसे कि एक टायर शिक्षा है और एक टायर खेल है, तो वो अगर दोनों सही से चलेंगे तो गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। वो ये था एग्जाम्पल। और आपने जो भी मुझे बताया उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद कि हमें, मैं जैसे आ आ करती हूँ ये ना करूँ। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए समीक्षाओं की समीक्षा और फिर वंशिका की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले शिवम की बात करें तो शिवम
आप भी काम नहीं कर रहे हैं समीक्षाओं पर। आपको पहले कई बार बोला है, टोका है, तो आप तो बहुत कुछ बोल सकते थे, जैसा कि दिखता भी है। वंशिका हों, आराध्या हों या आशी हों, जब ये समीक्षा करती हैं तो इनकी समीक्षा देखिए कितनी देर तक होती है। कमियां कमजोरियां बताती हैं सामने वाले की, और जब तक हम कमियों पर नहीं ध्यान देंगे तब तक हम कैसे अपने साथियों को आगे बढ़वाएंगे। और जब तक हम कमियों को नहीं देखेंगे तब तक हम ये कैसे समझ पाएंगे कि ये कमियां हमारे भीतर भी हो सकती हैं। तो ये कमियां देखना बुरी बात नहीं होती। हाँ, ये एक अवगुण की तरह देखा जाता है कि हमको दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद व्यक्ति फिर उसी पर केंद्रित हो जाता है, केवल कमियां देखता है, केवल कमियां, अच्छाइयां देखना बंद कर देता है। पर जो सेशन हम यहाँ ले रहे हैं, जिस विषय के लिए हम यहाँ आते हैं, उसमें मुख्य काम है कि हम सामने वाले की कमियां भी बताएं, अच्छाइयां भी बताएं। समीक्षा का मतलब ही ये होता है अच्छी प्रकार से देखना। तो शिवम, आपसे आशा यही रहेगी कि समीक्षा बेहतर ढंग से करें, बढ़िया से। केवल अच्छाई बता के छोड़ दी या वो ही रटी रटाई बातें। टॉपिक आपका बहुत बढ़िया था, आप बहुत अच्छे से बोले, टाइम मैनेजमेंट अच्छा था, गति बढ़िया थी, ये तीन चार बातें आप हर बार बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। या एक दो लाइन और बोल देते हैं कि हाँ, आपने जो पढ़ाई से रिलेटेड बोला, खेल से संबंधित बोला, वो बहुत अच्छा था। ये तो कहीं भी लगा दें इन तीन चार लाइनों को, हर बार आप समीक्षा में वही बातें दोहरा रहे हैं। शिवम, आपसे आशा है आप बढ़िया से काम करेंगे, और आपका भी जब नंबर आएगा तब आप भी बेहतर तरीके से इस पर काम करेंगे। ठीक है? जी। हाँ, ठीक है। अब आशी, आपकी समीक्षा बहुत प्यारी होती है हमेशा की तरह, आज भी आपने वैसा ही समीक्षा किया इनके लिए। और फिर मेरे मुंह से, मेरे मन से वही बात निकल के आती है कि जिन चीजों पर कई बार मैं भी ध्यान नहीं दे पाता, उन बारीक चीजों को आप निकाल करके लेके आते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आराध्या और आपकी समीक्षाएं बहुत बहुत शानदार होती हैं, दोनों की। मैं आराध्या की भी साथ में बता देता हूँ। एक आपकी समीक्षाओं में सबसे सुंदर बात यह होती है आपके मन में कोई द्वेष नहीं रहता सामने वाले के प्रति, या कोई ऐसी राग की भावना भी नहीं रहती कि आप सामने वाले से इतने जुड़े हुए हैं कि आप उसकी गलतियां ही नहीं बताना चाहते, बस आपकी उसकी अच्छाइयां ही आपको दिख रही हैं। यानी आप एक अच्छे मित्र की तरह, एक साथी की तरह, एक क्लासमेट की तरह उसको देखते हैं कि हाँ, ये बढ़े आगे। यदि कोई गलतियां हैं तो हम बताएं, अच्छाइयां हैं तो उनको और उनके बारे में बता करके उत्साहवर्धन करें। तो आप दोनों की समीक्षाएं बिल्कुल वैसी ही होती हैं। और वंशिका की एक सबसे सुंदर बात यह है कि सामने वाला जब इनकी कमियां बताता है, दुर्बलताएं बताता है, तो ये बड़ी विनम्रता से, बहुत धैर्य के साथ, उत्तम तरीके से, मधुरता से स्वीकार करती हैं और आगे उस पर काम कर सकें, इसके लिए भी ये वचनबद्ध होती हैं। तो आराध्या ने बड़े सुंदर आपको बिंदु बताए, वंशिका आप ध्यान रखिएगा। जैसे उन्होंने रिकॉर्ड करने वाला बताया था ना, एक तो रिकॉर्डिंग ये हो ही गई है यहाँ पर, इस रिकॉर्डिंग को सुने, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप सामान्य रूप से घर पे बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं है, तो 10-5 मिनट की कोई भी स्पीच रिकॉर्ड कर ली ऐसे ही, घर वालों को बिठा लिया, वंश को भी बिठा लिया, माता जी को बिठा लिया, किसी को भी, दीदी को बिठा लिया, और उनके सामने बोले, रिकॉर्ड करें, बाद में सुन लें, सामने वालों से पूछें कि मेरी कोई गलती तो नहीं थी। क्योंकि देखिए, पूरे एक महीने में कई बार एक ही बार ही नंबर आएगा आपका यहाँ, तो यहाँ इस क्लास में। घर पे आप आराम से कभी भी बोलें जब भी टाइम मिले। तो यहाँ उतना स्कोप है नहीं आपके सामने कि बहुत ज़्यादा बोल पाएं। हालांकि मैं तो देता हूँ, यानी हम लोग तो देते हैं कि आप बोलें धूमधाम से, 25-30 मिनट बोलें, आपके सामने अवसर रहता है। पर ये घूम फिर करके जब आप वापस आएंगे ना, 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा अब आपको। तो कोई बात नहीं, ठीक है। आराध्या, आपके लिए एक बात और है। आप बार बार कह रहे थे आराम से, आराम से, ऐसा ये शब्द आपने कई बार बोला। वो आराम नहीं होता, आराम होता है। समझ पा रहे हैं आराध्या? हाँ, ठीक है, आराम बोला कीजिए। तो भाई, आप दोनों की समीक्षा सच सच में बहुत सुंदर होती है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे बिंदुओं को आप देखते हैं
मुझे जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए इस मामले में। लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और अच्छी बात है आशी और आराध्या की समीक्षा में कि टाइम का ध्यान रखते हुए आपकी समीक्षा होती है। जैसे आज समय पर्याप्त था तो आपने समीक्षा बहुत बढ़िया से की, आराम से की। और कई बार जब ऐसा होता है कि जैसे आराध्या बहुत समय ले जाती है अपनी स्पीच में, तो उसके समीक्षा के लिए उतना समय नहीं बचता, तो जल्दी जल्दी समीक्षा करनी होती है। लेकिन वो भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो भी बहुत बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं आप। बहुत सुंदर। तो चलिए अब वंशिका पर आते हैं। वंशिका हमेशा की तरह टॉपिक बहुत बढ़िया लिया था, और कोशिशें आपकी बहुत बढ़िया थी, प्रयास बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात तो गति को लेकर थी कि इन सब में आपकी गति सबसे बढ़िया है। यानी जो स्पीड पर एक कंट्रोल होना चाहिए वो आपका सच में बहुत बढ़िया है। बाकियों के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, आराध्या के साथ तो बिल्कुल नहीं होता। आशी तो फिर भी कर रही हैं, और शिवम का चूंकि होता ही बहुत कम है तो उनकी तो क्या बात कहें। तो गति पर बहुत बढ़िया नियंत्रण है, इसको बनाए रखिएगा। है ना वंशिका, समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात है विनम्रता। अपनी बात को रखने में इतनी विनम्रता आपकी होती है जो बहुत प्यारी बात है। कई बार बोलने वाले का लहजा ऐसा हो जाता है कि जैसे वो अपने आप को बड़ा मान करके, उपदेशक मान करके कर रहा हो। हालांकि आराध्या के में उपदेशात्मक शैली आती है, पर वो एक बड़प्पन नहीं दिखता आराध्या की वाणी में। उनके में भी विनम्रता होती है, पर आपकी वाणी में विनम्रता कुछ ज्यादा है, जो कि बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। एक है कि विनम्रता के साथ मधुरता भी है, यानी अपनी बात को रखते हुए एक मित्रवत व्यवहार आप रखते हैं। जैसे आराध्या ने भी बताया, समझाने की शैली इतनी सुंदर होती है कि उसमें सामने वाला जुड़ता है आपसे। उसको लगता है कि हाँ, ये जो भी बता रही हैं मेरे हित के लिए हैं, ये इनकी बात जो है वो हमारे सबके हित में है। तो व्यक्ति कनेक्टेड होता है, वो बहुत अच्छी शैली है। इस पर भी आप ऐसे ही बनाए रखिएगा, कभी भविष्य में इसको खराब मत कीजिएगा। पता है वंशिका, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, वंशिका के लिए विशेष है ये बात। हमारी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमारा होता है, ऐसा गुण होता है, ऐसी विशेषता हमारी होती है जो केवल हमारे पास है। यह बहुत लोगों में से हम भी एक ऐसे हैं जिस जो हमारे भीतर एक विशिष्टता है, एक स्पेशलिटी है किसी चीज को लेकर के। तो जैसे आपके पास ये मधुरता है, जैसे कई बार मुझको लेकर के भी कई बार कक्षा में बोलते हैं कि आपकी ये चीज बहुत अच्छी है, समझाने की शैली बहुत बढ़िया है, या ये चीज है, कुछ भी है, उसको ना छोड़ें जीवन भर। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सहजता बहुत अच्छी है, वो हर चीज में सहज रहता है, यानी बड़ी प्रसन्नता से, और बिना आक्रामक हुए, बिना गुस्से में आए, या बिना बहुत इमोशनल हुए चीजों को रखता है, ये उसकी सहजता होती है। तो ये कहा जाता है कि आप कभी अपनी सहजता को मत खोइएगा, जैसी सहजता है आप ऐसे ही रखिए। कई बार होता है स्पीच देते देते लोग इतने आक्रामक हो जाते हैं कि शुरू में तो चले थे बहुत अच्छे से, आवाज में बहुत गंभीरता थी, मधुरता थी, विनम्रता सब कुछ थी, लेकिन अंत तक आते आते ऐसी शैली हो जाती है उनकी, असहज हो जाते हैं। असहज होने का मतलब क्या है? कई बार आक्रामक हो जाएंगे, कई बार बात को रखते रखते ऐसे इमोशनल हो जाएंगे कि बात ही नहीं रखी जा रही है। ऐसे हो गए हैं। कई बार बात को रखते रखते इतनी जोर से हंसने लगेंगे कि हंसने हंसने की प्रक्रिया में बात ही नहीं रखी जा रही है, अटक गए हैं वहां पर, या भूल जाते हैं चीजों को। तो ये होता है कि किसी व्यक्ति की कोई विशेषता है तो उसको बना कर रखे। तो आपकी जो विशेषता मैं बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ, ये बने रहने चाहिए आपके जीवन भर। दूसरी बात, आपने एक बहुत बढ़िया उदाहरण के माध्यम से बात रखी थी, वो एक बहुत अच्छी शैली है आपकी। प्रश्न भी आपने पूछे, वो भी बहुत बढ़िया था। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीजें आपकी अच्छी थी। हाँ जी। अभी वैदिक आ गए थे इसलिए रोकना पड़ा। तो वंशिका, कुछ चीजें ऐसी मैं आपको बताऊंगा जिन पर आपको काम करना होगा। ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को। वैसे तो आशी ने और आराध्या ने विस्तार से बताई,
वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वंशिका नोट किया कीजिए इन सब चीज़ों को, कॉपी पेन आप भी लेकर बैठा कीजिए कि जब आपकी समीक्षा हो रही हो तो बिंदुओं में इन सब चीज़ों को आप लिखा करें। पहली बात तो वही कि प्रिपेयर्ड था आपका ये आज का स्पीच, पहले से तैयार किया हुआ था लेकिन फिर भी अनप्रिपेयर्ड जैसा लगा, सीधी बात है। और जिसके लिए एक शब्द बहुत बढ़िया आशी ने बोला था, अनऑर्गेनाइज्ड था। यानी चीजें सच में ऑर्गेनाइज्ड थी ही नहीं, एक व्यवस्थित क्रम में रही ही नहीं। यदि आप अपनी चीजों को, अपनी स्पीच को 5-6 बिंदुओं में रख लेंगे ना, कि पहले मैं शुरुआत एक कहानी से करूंगी, ये पहला बिंदु हो गया। उस कहानी को आप आराम से 1 2 3 4 5 मिनट तक सुनाएं, उसी में बहुत टाइम निकाल लेंगे आप, काफी समय चला जाएगा। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड करना, चीजों को मैनेज करना, व्यवस्थित करना। वंशिका ध्यान से समझिएगा इन सब बातों को। तो आप बिंदुओं में लिख लें, फिर आप थोड़ा सा इसी के बारे में बताते कि खेलना होता क्या है। आप थोड़ा खेलों के बारे में बताते, कुछ खेलों के नाम बताते, कुछ खेलों का स्तर बताते, उनके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। और जैसा आराध्या ने कहा, आशी ने भी बोला कि आप कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, जो लोग जो प्रसिद्ध हैं इस समय, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़े काम किए हैं खेलों के माध्यम से, उनकी कहानियां सुना देते, कहीं से तो खोज के लाते, आप 2-3 कहानियां भी पकड़ लाते, उसी में आप 10-15 मिनट तो उसी कहानियों में ही कर लेते, इतना कुछ हो जाता आपके लिए। शिवम आपका ध्यान कहाँ है भाई? गलती से भेज दिया था, हाँ ध्यान तो इधर ही। हाँ, तो ध्यान इधर ही रखिए। तो वंशिका 5-6 बिंदु तैयार कर लीजिए कि हाँ बस मुझे इतना बोलना है। 40-50 बातें लिखने की बजाय आप पूरा एक फर्रा तैयार करके लेके आए, पूरे पेज पे पॉइंट पॉइंट लिखे हुए हैं, वो लिखने की बजाय 5-6 बिंदु लिख लीजिए बस, कि पहला बिंदु ये कहानी, दूसरे बिंदु में ये मुझको खोलना है पहले अपने टॉपिक को 1-2 मिनट तक, और अगले बिंदु में मुझे इसके लाभ बताने हैं, अगले बिंदु में इसकी हानियां बतानी है, अगले बिंदु में कंक्लूजन देना है। ऐसे कर करके आप अपने हिसाब से बना लें। उसमें ये रहेगा कि आप अटकेंगे नहीं, उसमें ये भी नहीं रहेगा कि चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आप एक बढ़िया से उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। और एक बात तो ये है कि आप कई बार स्पीच दे चुकी हैं यहाँ पर, अगर ये शुरुआत होती तो हम फिर भी आपको इतना नहीं बोलते, हम कह देते कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ही होता है। पर कई बार बोल चुके हैं और उसमें भी सबसे खराब बात ये लगी कि पहले समय ज्यादा लिया था पिछली वाली स्पीच में, आज समय घटा दिया आपने, जबकि इतना प्यारा टॉपिक आप लेके आए जिस पर खूब बोल सकते थे धूमधाम से। अपना ही उदाहरण रखते, अपनी बारे में कुछ 2-4 बातें बताते हैं, अपना रख देंगे तो उससे बढ़िया और क्या होगा। अपना उदाहरण कोई नहीं दिया, हमसे प्रश्न नहीं पूछे, एक ही प्रश्न पूछा। और मैंने पीछे भी बताया था, जब आशी ने, सॉरी आराध्या ने जब अपनी स्पीच दी थी, तब मैंने एक बात बताई थी क्या मैं क्या बता रहा था, मैं बात ही भूल गया आराध्या के चक्कर में, याद दिलाइए। मैंने एक बात बताई थी। हाँ, आराध्या को कुछ बात बताई थी, उससे पहले बताइए और क्या था, क्या बोल रहा था मैं? टाइम कि ज्यादा लिया था इस, और इसमें कम लिया। अरे नहीं, मेरा ध्यान उधर चला गया कि उनकी रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी और मैं बिंदु ही भूल गया इतनी देर में। प्रश्न को लेके था शायद, हाँ प्रश्न को लेके बात याद आ गई। सुनिए, मैंने प्रश्न को लेके कहा था आराध्या से भी कि जब आप यहाँ प्रश्न पूछें ना, तो प्रश्न पूछें ओरली, यानी सामने वाले उत्तर बोल करके दें। अब आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, सामने वाले रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए रिएक्शन से भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर जब आप अपने प्रश्न पूछ रहे हैं तो लोग बोलकर उत्तर देंगे, तो इससे आपसे जुड़े रहेंगे, पता तो चलेगा कि हाँ आपकी बात सुनी जा रही है। हो सकता है आपकी कक्षा शुरू करके कुछ लोग सो गए हों, आराम कर रहे हों, भोजन कर रहे हों या बाकी चीज़ों में लगे हुए हों,
तो जब भी प्रश्न पूछे ना आप यहाँ पर अपनी स्पीच देते समय, तो माइक खोलकर उत्तर देने को मजबूर हो जाएं हम लोग। ऐसा प्रश्न पूछा कीजिए। और प्रश्न आपने बस एक बार पूछा था वही, कुछ और पूछिए, विशेष बात पूछिए, बढ़िया सी बात पूछिए। कुछ खेलों के बारे में पूछ लेते या कुछ और पूछते। और मैं तो कहता हूँ अपनी स्पीच में यदि हमसे आप ये भी पूछ रहे ना कि आप आशी आप अपना अनुभव बताइए, शिवम शिवम आप अपना कोई अनुभव बताइए खेल को लेकर के, कि जब आपने खेलों को खेला हो और उससे आपने अपने जीवन में कोई बढ़िया परिवर्तन देखा हो। कोई बात नहीं, सामने वालों को भी अवसर दीजिए अपनी स्पीच में। उसमें आप ही का टाइम काउंट होगा कि हाँ, भले ही बताने को शिवम अपना अनुभव बता रहे थे, 1-2 मिनट में बताया, लेकिन आपकी स्पीच का टाइम बढ़ गया उस प्रक्रिया में। ऐसे करके सामने वालों को मौके दीजिए। कितने लोग जो बड़ी बड़ी सभाओं में आकर के अपनी स्पीच देते हैं, वो सामने वाली ऑडियंस से कनेक्टेड होते हैं, पूछते हैं, खड़े हो करके उनसे उनके अनुभव पूछते हैं। यानी वो जितनी देर के लिए आए थे, जितनी देर का समय उनसे मांगा गया, जिस बात के पैसे उन्होंने लिए कि मैं बस 30 मिनट के लिए आऊंगा जी। बड़े बड़े लोग जो हैं, सेलिब्रिटी जो हैं, वो टाइम के हिसाब से आते हैं। अब वो पूरे टाइम बोलेंगे नहीं, उसमें वो ऑडियंस से बात करेंगे, नीचे जो ऑडियंस है उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी बात का उनका पूरा 30 मिनट खिंच जाता है। एक तरीका होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड होने का। तो ऐसे हमसे पूछिए। अगर मैं भी 1 मिनट में अपना अनुभव सुना रहा हूँ, बढ़िया है, मुझे अब मौका दिया जाए अपनी स्पीच में। बुलवाइए मुझसे, मजबूर कीजिए मुझे बोलने के लिए। जब मैं बोलूंगा तो मैं कनेक्टेड रहूंगा। शिवम बोलेंगे तो कनेक्टेड रहेंगे फिर आपकी बातों से, आशी भी बोलेंगी तो कनेक्टेड रहेंगी। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो सामने वाले को ये रहेगा कि यार पता नहीं कब प्रश्न ना पूछ लें, इसलिए यही रहें, सामने ही रहें, जुड़े रहें। तो ये आप फिर से करिए। आराध्या को भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूँ यही बात। एक बात है वंशिका, देखिए भाई, मेरी आदत थोड़ी यह है कि मैं कमियां ज्यादा देखता हूँ आप लोगों की, तो थोड़ा उसी पे ज्यादा बात करनी होती है मुझे। अगली बात है वंशिका, आपके बारे में अटकते हैं, कई जगह अटक जाते हैं बात बोलते बोलते, वाक्य पूरे नहीं होते आपके, वाक्य पूरे नहीं होते। वाक्य पूरा करने के लिए कई बार जो शब्द बीच में आना चाहिए था, उस शब्द को आप बिल्कुल अंत में जाकर बोलते हैं। यानी वाक्य हमारे पूरे होने चाहिए। जैसे मैंने यही बोला ना, वाक्य हमारे पूरे होने चाहिए। आप इस चीज को कई बार गड़बड़ करके कैसे बोलती हैं, पूरे होने चाहिए हमारे वाक्य, है ना। जो एक वाक्य का क्रम होना चाहिए, वो क्रम ठीक ना करके आप उसमें छूट गया कोई शब्द बाद में बोलते हैं, जो कि उस वाक्य में बीच में या शुरू में बोला जाना चाहिए था। समझ पा रहे हैं वंशिका ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ? जी। हाँ। और जैसा कहा कि एक बात और भी आपकी स्पीच में होती है, आप कॉन्क्लूजन नहीं रख पाते चीजों का। यानी अंत तक आते आते एक निष्कर्ष दिया कीजिए और अपनी बात को एक अच्छे तरीके से समाप्त किया कीजिए। जैसे आपने अपनी बातें रख दी, समाप्त हो गया, अब आप कहें सबसे अंत में कि जी, मैं बस इतना ही रखना चाहती थी, मेरी स्पीच यहीं समाप्त होती है, आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ऐसे कह करके धन्यवाद के साथ बात को समाप्त करेंगे तो एक हैप्पी एंडिंग जैसी होती है, एक अच्छा अंत होता है। लेकिन आपने क्या कहा, वो प्रसंग चल रहा था, कोई वाक्य खत्म हुआ, जी बस इतना, बस आपने ऐसा बोल करके खत्म करते हैं आप ज्यादातर, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ बस, बस शब्द बोल करके आप खत्म करते हैं, या इतना ही बस, ऐसा कह करके आप निकल गए, बंद कर दिया माइक एकदम से। जैसे हड़बड़ी रहती है आपको खत्म करने की, जैसे रहता है कि बस पीछा छूटे कैसे ही। अरे सब ऐसे ही हैं या गोलू हैं। हो सकता है आपकी बात रखने में हड़बड़ाहट हो रही हो, पीछे टांगे कांप रही हो, कुछ भी हो रहा हो, गला सूख रहा हो, ऐसी चीजें हो रही होंगी, थोड़ा हेजिटेशन होता ही है। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ सब ऐसे ही हैं, आपके जैसे ही, मस्ती से ही बोलना है। समझ रहे वंशिका? जी। हाँ, अच्छे से अंत किया कीजिए अपनी बातों का।
अब देखिए, जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि उदाहरण रखें, कहानी सुनाएं, कुछ दृष्टांत रखें, अच्छे से एग्जाम्पल से बात शुरू करें तो सामने वाले जुड़ेंगे आपसे। जैसे उस दिन आराध्या ने बड़ी सुंदर शुरुआत की थी। आगे जाके मामला थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन जो शुरुआत उस दिन आराध्या ने रखी थी ना, एक बढ़िया खतरनाक उदाहरण से, वो बड़ा रोचक उदाहरण था। और मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगा, वंशिका आपसे तो स्पेशल बोलूंगा, उदाहरण, कहानियां, दृष्टांत, एग्जाम्पल कुछ भी हो, वो आप ऐसे लेकर आया कीजिए जो थोड़े सीरियस हों। जिन उदाहरणों में थोड़ी खतरनाक बातें हों, जिन उदाहरणों में थोड़ी खतरे वाली बातें हों, जिन उदाहरणों में कुछ ऐसी बातें हों जिनसे कहीं किसी का कुछ नुकसान हुआ हो, जिस उदाहरण को आप दे रहे हो उस उदाहरण में जो कैरेक्टर हो उसकी बड़ी हानि हुई हो, उस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या वो उसने सुसाइडल कोई अटेम्प्ट दिया हो या कुछ उसके जीवन में बड़ा फेलियर आया हो। ऐसे ऐसे उदाहरण देने चाहिए। आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप आज तक की मेरी कोई भी बात उठा करके देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ मेरे हर एक उदाहरण में यही होता है ज्यादातर। हंसी मजाक के उदाहरण, नॉर्मल उदाहरण, सामान्य जीवन के उदाहरण, इन उदाहरणों से व्यक्ति कनेक्ट हो ही नहीं पाता। और विशेषकर जब हमारी स्पीच किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर के हो तो उदाहरण ऐसे ही लाएं, खतरनाक वाले ही। और ये मेरी शैली नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि ये केवल मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। मैंने जितने भी अच्छे स्पीच देने वाले लोगों को देखा है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों को, वो 3-4 कहानियां सेट करके लाते हैं हर अपनी स्पीच में, और उनकी कहानियां ऐसी ही होती हैं। जब वो किसी के मरने की बात करेंगे, जब वो बात करेंगे किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, किसी ने किसी की हत्या कर दी कोई गलत रास्ते पे निकल गया, कोई बहुत गलत संगति में चला गया, ऐसे ही उदाहरण होते हैं। वहां से बातचीत शुरू करते हैं वो अपनी, और बीच में भी ऐसे ही उदाहरण देते हैं। तो वंशिका, आप अपनी बात पता है कैसे शुरू करते हैं? मैं एक उदाहरण देके जल्दी से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। सबके लिए है ये बात, वंशिका के लिए विशेष है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। देखिए, उदाहरण भी ताजा ही दूंगा मैं। तो देखिए, यदि मैं आज की स्पीच रखता, टॉपिक यही होता, तो मैं कैसे अपनी बात रखता। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले की बात है बच्चों, बहुत मजेदार एक घटना हुई। एक लड़का है, उसका नाम है अनुराग भाटिया। क्या नाम है? अनुराग भाटिया। अमृतसर में रहता है। एक दिन की बात है, उसका मेरे पास मैसेज आया। उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काफी समय पहले की बात होगी, लगभग 6-7 महीने पहले की बात होगी। मैंने कहा जी हाँ, आप कॉल कर लीजिए। तो उसने कॉल किया। उसने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। यानी सच में उसके घर की स्थिति खराब थी। तो अब उसने कहा कि मेरे पास अपनी पढ़ाई करने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझे आप सहायता कर सकते हैं क्या? यानी वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए उसने कॉल किया था मुख्य रूप से। अब कोई व्यक्ति अचानक से कहीं से फ़ोन करे, जिसको मैं जानता भी नहीं, और वो मुझसे पैसे की रिक्वायरमेंट करे या किताब मांगने के लिए कहे, तो मैं क्यों विश्वास करूं उस पर एकदम से। मैंने पूछा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि आपका नंबर एक ग्रुप से मिला था। मैंने कहा ठीक है, चलिए। अब एकदम से ऐसे किसी व्यक्ति की कैसे हेल्प करें, उसको किताबें कैसे पहुंचाएं? तो मैंने उससे कुछ बातें की। मैंने पूछा कि कौन सी कक्षा में हो अभी? उसने कहा मैंने ग्रेजुएशन शुरू की है, पिछले दिनों 12वीं कक्षा हुई थी। तो मैंने पूछा 12वीं कक्षा में कितने नंबर आए? तो उसने कहा 92% नंबर आए, 92% नंबर। मैंने कहा गजब, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मैंने उसको एकदम से कोई सहायता नहीं की। मैंने उसको ना किताबें भिजवाई, मैंने पहले बातें शुरू की। ध्यान से सुनना। बातें शुरू की, बातें पूछने के बाद में तब पता चला हाँ सीरियस है पढ़ाई के प्रति। क्योंकि यदि वो सीरियस ना होता तो उसको पता ही ना होता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी में पुस्तकें कौन सी हैं, ये यूपीएससी में कितने सेगमेंट में परीक्षा होती है, कितने पेपर होते हैं, कहाँ क्या आता है, उसको पता ना होता। लेकिन उसे सब बातें अच्छे से पता थी। कई दिनों तक मैं बात करता रहा, तब जाके समझ में आया कि वो वास्तव में सीरियस है। फिर उसको किताबें भिजवाई खूब सारी। तो जब उसे किताबें भिजवा दी, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा था वो लड़का, और बहुत बढ़िया से। मैं बीच बीच में बात करता रहता था, हर सप्ताह या दूसरे सप्ताह क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और वो सच में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा था।
फ़ोन का बहुत कम इस्तेमाल करता था। वो ही उधर से फ़ोन करे तो मेरी बात हो पाती थी, या मैं मैसेज डालता था तब हो पाती थी। तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जब मेरी उससे बातें हुई तो मैंने पूछा, अनुराग कैसे हो? उसने कहा, मेरी स्थिति इस समय बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। डॉक्टर ने ये कहा है कि यदि तुम ऐसे ही चलते रहे तो पागल हो जाओगे, सच में पागल हो जाओगे। और पागल होने का मतलब है दिमाग खराब हो जाएगा पूरी तरह से। और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि तुम अपनी पढ़ाई बंद कर दो। अगर तुमने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की ना तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे, ये बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान करके। मैं सोच रहा था इतना अच्छा पढ़ने वाला लड़का और बहुत बढ़िया से पढ़ने वाला लड़का, इतना डेडिकेटेड अपनी पढ़ाई के लिए, अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो उसने जो कारण बताए ना बड़े खतरनाक थे बच्चों। आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हैं जो मैं आज आपके सामने टॉपिक रखने वाला हूँ। उसने बताया कि आचार्य जी, मैं जब सुबह को बैठता हूँ, सुबह को 7-8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, और मुझको कब रात के 11 बज जाते हैं एक जगह बैठे बैठे, मुझको खुद समझ में नहीं आता कि मैं इतना कैसे पढ़ता रहता हूँ। आप सोचिए, 12-13 घंटे, 14-15 घंटे लगातार एक जगह बैठा है वो बंदा, पढ़ ही रहा है, पढ़े जा रहा है, बस पढ़ रहा है। अजीब हाल है, इतना पढ़ रहा है भयंकर। मैंने कहा इतना तो कोई नहीं पढ़ता भाई, तुम इतना कैसे, आप इतना कैसे पढ़ लेते थे? वो कह रहा, मैं पढ़ लेता था, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो ये खराब है, ये इसके भी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो मैंने पूछा, जब आप इतना पढ़ते थे तो सब कुछ समझ में आता था? कहने लगा, पहले तो आता था, लेकिन अब हालत ये हो गई थी कि मैं 10 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो वो पढ़ाई मुझे याद ही नहीं रह पाती थी, सब कुछ भूल जा रहा हूँ। मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने उसे बताया कि आप टेस्ट भी दिया कीजिए, कह रहा मुझे कुछ याद ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद भी मैंने सिलेबस 2-2 बार पूरा कर लिया, सब किताबें, यूपीएससी की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, खूब सारी होती हैं। कह रहा 2-2 3-3 बार मैंने रिवीजन कर लिया उन सब का, और आज मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई छोड़ दीजिए। अब वो लड़का गरीब है, गरीब परिवार से है, पढ़ाई छोड़ देगा तो फिर कैसे करियर बनेगा, कैसे घर चलेगा? वो कह रहा मेरा सपना है आईएएस बनना, और यदि यही सपना मेरा टूट गया, मेरी पढ़ाई ही बंद हो गई, तो जीवन कैसे चलेगा मेरा? मैंने कहा हाँ, बात तो है। अब उसे ऐसे में कैसे समझाएं? तो मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब वो बीच में कहने लगा, मैं किसी और परीक्षा की तैयारी कर लूं, एसएससी वगैरह की, कोई छोटे एग्जाम की। मैंने कहा कर लेना, कोई बात नहीं, अभी पहले कम से कम 1-2 महीने के लिए बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दीजिए। कहने लगा, मैं ना किसी दोस्त के पास जाता हूँ, ना शादी पार्टी, कहीं कहीं नहीं जाता मैं, कहीं बाहर तक घूमने तक नहीं जाता, पार्क में, केवल घर में पढ़ना पढ़ना पढ़ना, केवल पढ़ना, यही चलता रहता है। मैंने कहा ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ये पहले बताते तो आज ये स्थिति नहीं होती, मुझे पता ही पहली बार चला। अब देखिए, बड़ी खतरनाक चीजें हुई उसके साथ ये। तो मैंने फिर उसको सुझाव दिया, मैंने समाधान दिया कि अब सबसे पहले तो पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। सपना है यूपीएससी का, कर लीजिएगा बाद में, पूरे अवसर मिलेंगे, कई अटेम्प्ट हैं आपके पास, दे लेना। और अभी काफी समय पड़ा है, पहले पढ़ाई बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। और एक काम शुरू कीजिए, वो है सबसे पहले कीजिए एक्सरसाइज, यानी व्यायाम शुरू कीजिए, दबा के कीजिए, सुबह शाम अपने आप को थकाइए, नींद पूरी कीजिए, 8-9-10 घंटे की नींद लीजिए खूब जम करके। और दूसरा शुरू कीजिए खेलना, स्पोर्ट्स शुरू कीजिए। शाम को पार्क में निकल जाइए, दोस्तों के साथ खूब खेलिए, थक करके आइए, टूट के, शरीर को तोड़ करके लाइए पूरा अच्छे से। जब आप थकने लगेंगे, जब आप शरीर को फिजिकली लगाएंगे, बार बार खेलेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, शोर मचाएंगे, दोस्तों के साथ भाग दौड़ करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में आपके शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। कौन से हॉर्मोन्स? ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, जो हमारे मन को खुश करते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं। ऐसे कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं खेलते समय। सेरोटोनिन है, और कई सारे हैं ऐसे। अब तो मुझे नाम ध्यान नहीं, पर मैंने उसे कई सारे हॉर्मोन्स के नाम बताए कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे ये अंतर आपके मन में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, शरीर स्वस्थ बनेगा। और अगली बात बड़ी खतरनाक है बच्चों, ध्यान से सुनना। उसने जो और खतरनाक बात बताई थी ना, उसको सुन करके तो मैं भी हिल गया था।
उसने बताया कि इतने दिन पढ़ने के बाद और इतना मैंने दिमाग लगाया, इतना खर्च किया, इतना मेहनत की, इस पूरी प्रक्रिया में मेरे शरीर का वजन केवल 40 किलो रह गया था। 40 किलो वजन। मतलब मैं तो अपने आप को ही मानता था कि मेरी तो चलो एक शारीरिक मेहनत है, मैं उसके कारण मेरा 47-48 किलो रहता है वजन। वो लड़के का 40 किलो वजन रह गया। क्या खतरनाक स्थिति बन गई होगी उसकी। और वो सीधा कह रहा था कि यदि मैं ऐसे ही चलता रहता तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। ये हालत हो गई थी। तो आज धीरे धीरे वो ठीक हुआ है, पढ़ाई बिल्कुल बंद करवा दी। वो फिर उठा ली थी उसने एसएससी की किताबें, एसएससी का सिलेबस देखने लगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कल कि अब पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ दो पढ़ाई। मस्ती करो कुछ दिन के लिए, अपने आप को बाहर निकालो, बाहर निकलो, खेलो कूदो, तभी पढ़ाई बढ़िया से हो पाएगी। तो भाई ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। स्पीच तो आगे खूब बढ़ाई जा सकती है, खूब बात रख सकता हूँ मैं आपके सामने, पर वंशिका बात समझ में आएगी कैसे अपने एग्जाम्पल रख के अपनी बात शुरू की जाती है। जी। हाँ। अब आपको लगेगा कि हमारे साथ तो ये एग्जाम्पल होते नहीं। होते हैं। अब कोई एग्जाम्पल हुआ ही इतना सा कि हमने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। कोई उदाहरण, कोई घटना हमारे आसपास ऐसी हुई कि हम ऐसे हल्के में लेके निकल गए। मेरे लिए भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। खूब लोग आते हैं ऐसे, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये बीमारियां चल रही हैं, ये समस्याएं हैं। पर अपनी बात को रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसी उदाहरण को आप बड़ा करके रख सकें, उसी उदाहरण को आप थोड़ा और मजबूती के साथ रख सकें। खूब घटनाएं हो रही हैं, खूब बच्चों के साथ हो रही हैं। मेरे साथ कितने बच्चे ऐसे आते हैं जिनके साथ यही सब चल रहा है। उसी में से किसी को पकड़ लें, उदाहरण रख दें कक्षा में, यहाँ स्पीच में रख दें। और मैंने बताया, हमारा एग्जाम्पल, हमारा उदाहरण ऐसा हो जिसमें बात बड़ी सीरियस हो, जिसमें बात कुछ खतरनाक लेवल वाली हो। तब बात का मजा दो गुना हो जाता है। और वंशिका, कुछ चीजों को आप लेके आएंगे ना, थोड़ा फैक्चुअल तरीके से बातों को रखेंगे, जैसे मैंने ही रखा कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं, आउटडोर गेम्स ऐसे हैं जिनको खेलने से शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और हमारे शरीर का हमारे मन से सीधा कनेक्शन है, और मन का शरीर से सीधा कनेक्शन है। जितना शरीर को थकाते हैं, भागते दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, पसीना आता है, चिल्लाते हैं, हम शोर मचाते हैं खेलने की प्रक्रिया में, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव सकारात्मक होता है, बहुत अच्छा होता है, जो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क तक भी रक्त का संचार अच्छे से होता है, ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, और हमारा दिमाग बढ़िया से काम करता है, पढ़ाई अच्छे से हो पाती है इस पूरी प्रक्रिया में। तो ऐसे करके कुछ फैक्ट्स के आधार पर, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, यानी साइंटिफिक कुछ ऐसे फैक्ट्स आप रख सकते थे कि सुनने वाले को थोड़ा बात अच्छी लगे, वो जुड़े उन बातों से। उदाहरण कुछ आप खिलाड़ियों के रख सकते थे, जैसा आशी ने भी बताया, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खेलों के माध्यम से बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तित किया, बहुत हासिल किया। आपने आचार्य प्रशांत को सुना होगा यूट्यूब पर, वो खूब बोलते रहते हैं, और आज भी वो कितने बड़े हो गए। जब वंशिका आप बोल रहे थे ना कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तो कई बार डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कि इतना बड़ा हो गया है आज भी खेलता रहता है, देखो बच्चा बन के घूम रहा है। आचार्य प्रशांत तो कितने बड़े हैं, वो शायद हो सकता है उनकी उम्र 55-60 के आसपास हो। वो कई बार रात को निकल जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। रात को 12 बजे बैडमिंटन खेल रहे हैं, 1 बजे 2 बजे बैडमिंटन खेल रहे हैं, या बाकी जो भी गेम उनको पसंद है खेल रहे हैं जम करके। और जितना वो खेलते हैं उससे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ते हैं, भयंकर। पूरी दुनिया के लोग उनको सुन रहे हैं, पूरे भारत में लोग उनको पसंद करते हैं, इतना वो शानदार बोलते हैं हर विषय पर। तो इतनी पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज वो खुद बताते हैं, सबके लिए बताते हैं, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, खेलने के लिए समय निकालें। तो खेलना बहुत अच्छी आदत है, इससे हमारी पढ़ाई बेहतर ही होती है, पढ़ाई बिगड़ती नहीं है। हाँ, आपने एक बात बहुत बढ़िया रखी थी
कि पढ़ाई और खेल के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, उनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए कि हम खेल को कितना समय दें और पढ़ाई को कितना समय दें। ये नहीं कि पढ़ाई की पूरे दिन में 2 घंटे और खेले हम 8 घंटे, तो इससे पढ़ाई थोड़ी ना होगी, इससे तो केवल खेल ही होगा। हाँ, यदि खेल में ही जाने की रुचि है, हमको लगता है कि हमारा करियर खेल में ही बनेगा, तो बिल्कुल ये अनुपात ठीक है, ये रेशियो ठीक है कि पढ़ाई 2 घंटे और खेल 8 घंटे, इतना तो अच्छा है। पर जब करियर बनाना है पढ़ाई में, तो ये अनुपात उल्टा करना पड़ेगा, पढ़ाई 8 घंटे और खेलना 2 घंटे। ठीक है, इतना बढ़िया है। ये पढ़ाई कम और खेलना कम से कम 1 घंटे तो होना ही चाहिए। और अपने वाक्यों को कहते हुए रोकने की शैली आपकी बहुत बढ़िया है। और मुझे नहीं पता कि वो आप इसलिए रोकते हैं कि आपको आगे का समझ में नहीं आया था, भूल गए थे इसलिए रुके थे, या वो रुकना आपकी आदत का ही हिस्सा है, अच्छा बोलने का ही हिस्सा है। क्या है वंशिका, आप क्या समझते हैं इस चीज को? पता नहीं, पॉइंट्स तो मुझे आते थे लेकिन ठीक है, चलिए इसको भी सकारात्मक ही ले लेते हैं। रुका कीजिए थोड़ा सा बोल करके। कुल मिला करके फिर भी मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन आपसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं, अपेक्षाएं अधिक हैं कि आप और बेहतर बोलें। कम से कम आपका बोलने का समय 20 मिनट तो होना चाहिए, कम से कम 20 मिनट, ये मेरी सबसे अपेक्षा है। तो वंशिका, बहुत अच्छा विषय आपने रखा, उसमें बिंदु बहुत बढ़िया थे सारे जितने भी रखे, और आप और बेहतर इस पर काम करेंगे, और जो आपके साथियों ने आपके लिए समीक्षाएं की हैं उन पर भी आप काम करेंगे। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें। और हमारा जो ये प्रयास है, इस प्रयास से मुझे ये भी अपेक्षा है आप सबसे, और वंशिका से तो बहुत ज़्यादा है, कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब आप बहुत बड़े मंच पर बोल रहे होंगे और हजारों लाखों लोग नीचे बैठकर आपकी स्पीच सुनने के बाद तालियां बजा रहे होंगे। वो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो लोग आपकी गलतियां नहीं बताएंगे, वो आपकी बात को सुनकर, वो आपके वचनों को सुनकर, वो आपके प्रवचनों को सुनकर, वो आपकी व्याख्या को सुनकर, वो आपकी स्पीच को सुनकर खुश होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। उन्हें सच में समाधान मिलेगा आपसे, क्योंकि आपकी कई सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने समीक्षा की उनका तो खूब सारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। ठीक है, तो विराम देते हैं आज की बातचीत को। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।